Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In today's third lecture of sociology, we are going to discuss about culture. कल्चर का सबसे पहले हमने अपनी जो एक इंडिविजुअलिटी है एक पर्सन की वो हमने डिस्कस की थी, सोशबिलिटी को डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने अपना कल्चर के पॉइंट्स को डिस्कस किया था, लेकिन कल्चर में कुछ पॉइंट्स हमारे ऐसे रिमेनिंग थे जो सेपरेटली अगर आप उन्हें क्लियर करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आप ज़्यादा बेटर तरीके से उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कल्चर के कंसेप्ट जो हमने अंडरस्टैंड किए थे, कल्चर को अगर देखा जाए तो एक्चुअली में आप ये कह सकते हो कि एक सेंट्रल पिलर है किसी भी सोसाइटी का, ह्यूमन सोसाइटी का, ऑफ स्टडीज। ह्यूमंस आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में किस तरीके से रह रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो आपको उसमें देखनी पड़ती हैं। अब इस स्लाइड में जो है वो आप एनालाइज कर सकते हो बहुत इजीली जो कल्चरल बिहेवियर्स हैं। कल्चरल बिहेवियर्स में जो कल्चरल फ्रेमवर्क है, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स, सिंबल्स, प्रैक्टिसेस which we have discussed in our previous lecture। तो ये जो सारे इंटरेक्शंस, ये चेंजेस हैं, ठीक है, ये एक बेस बनाते हैं किन चीज़ों की। कुछ हमारे पास जैसे कि कुछ टर्म्स यूज होती हैं इथोसेंट्रिज्म की, जीनोसेंट्रिज्म की, कल्चरल लैग की। इन चीज़ों को जो एनालाइज करते हैं तो उससे हमारे पास जो कल्चरल बिहेवियर्स हैं या उसके जो डायनामिक्स हैं वो बहुत इजीली आप एनालाइज कर सकते हो और उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से कल्चर जो मैनिफेस्ट करता है अपनी वैल्यूज और बिहेवियर्स के थ्रू, या किस तरीके से जो है वो बिहेवियर्स अफेक्ट करते हैं, या दोनों आपस में अगर यूनाइट होंगे तो या डिवाइड होंगे तो कम्युनिटीज किस तरीके से यूनाइट या डिवाइड होंगी। जो कल्चरल लैग है वो रिवील करेगा कि हम किस तरीके से जो एक सर्टन हमारा सोसाइटल एस्पेक्ट है या हमारी जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है इफेक्टिवली। इसके साथ साथ जो इंटरकनेक्शन है एनवायरमेंट्स का वो भी यहाँ पे हम इजीली बहुत डिस्कस कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स ऑफ कल्चरल कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट इथोसेंट्रिज्म। सबसे पहले इस टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन और इम्पैक्ट्स को अगर देखें, जो कल्चर की सुपीरियोरिटी है या उसके इफेक्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखनी है इथोसेंट्रिज्म की। इथोसेंट्रिज्म क्या है? एक आप इसे ये कह सकते हैं सोशियो कल्चरल फिनोमिना, सोशियो कल्चरल फिनोमिना आप कह सकते हैं, जो कि किसी में कोई इंडिविजुअल जो है वो जज करता है दूसरे कल्चर्स को अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स किसी और सोसाइटी को, किसी और कल्चर को अपने पॉइंट ऑफ थिंकिंग से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करता है, उसको देखता है, उसके अपने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसका उसे मोस्टली देखने में लगता है कि नहीं, मेरा अपना कल्चर, जो मेरा कल्चर है वो ज़्यादा सुपीरियर है। उसे उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना कल्चर उसमें उसे ज़्यादा सुपीरियर नज़र आता है। अब ये माइंड सेट जो है वो क्या करता है कि उसमें ये जो पर्सनल एटीट्यूड्स हैं नेशनल पॉलिसीज़ वगैरह में, स्पेशली जो सोसाइटीज़ के अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर नॉर्म्स जहाँ पे होते हैं, ये बहुत नेशनलिस्टिक टाइप की आइडेंटिटीज़ होती हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है जी। अब इस तरह का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि उससे कुछ सिग्निफिकेंट सोसाइटल इश्यूज आ सकते हैं जब एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अप्रोच जाएगी किसी चीज़ की कि नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेटर है, मेरा कल्चर बेटर है, मेरी जो नेशनलिस्टिक जो आइडेंटिटी है वो ही बेटर है, तो इसमें एक्सेप्टेंस बहुत कम हो जाएगी। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेज में जो डिफरेंट सोसाइटल इश्यूज हैं जैसे स्टीरियोटाइप हो गया, सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन हो जाएंगी, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हैं मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर, ये चीज़ें खास तौर पे जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पे इकोसेंट्रिज्म के सामने आएंगी। और इसके अगर हम सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ जाएं तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बैरियर्स और कल्चरल एक्सेप्टेंस जो है वो किस तरीके से है। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये कल्चरल हेगमोनी को प्रोमोट करता है, आप कह सकते हैं। ये इकोसेंट्रिज्म जो है वो क्रूशियल है एक इंक्लूसिव और हार्मोनियस सोशल एनवायरनमेंट के लिए। इसे अगर एनालाइज करें तो आप जो रेजिस्टेंस है कल्चर की इंटीग्रेशन और डाइवर्सिटी की उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। आफ्टर इथोसेंट्रिज्म को अगर हम देखें, इथोसेंट्रिज्म या कंसेप्ट हो गया क्लियर, मीन्स के जहाँ पे जो एक एक्सट्रीम एक सुपीरियोरिटी की फीलिंग है वो हम इथोसेंट्रिज्म के अंदर डिफाइन करेंगे। आफ्टर इथोसेंट्रिज्म वी हैव जीनोसेंट्रिज्म। इसकी प्रेफरेंसेस और कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यूइंग फॉरेन कल्चर्स ओवर वंस ओन। यहाँ पर किसी इंडिविजुअल सोसाइटी को एक किसी फॉरेन कल्चर को जो है वो अपने ऊपर सुपीरियरिटी देना कि इसमें कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं,
अगर हम मशरकी माशरे को देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मगरबी तहज़ीब जो है वो डोमिनेट हो रही है, यानी जो अपना कल्चर है उसके ऊपर फॉरेन कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेंस इख्तियार करता जा रहा है। तो ये चीज़ें पॉलिसी डिसीजंस या जो एक्सटर्नल कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैं उनको अफेक्ट करता है। ठीक है जी। और इससे क्या हुआ है कि ये एक्सट्रीम केसेस में अगर देखें जीनोसेंट्रिज्म को, ये प्रमोट नॉर्मली क्या चीज़ करता है, क्रॉस कल्चर एप्रिसिएशन को जो है वो प्रमोट करता है। ये जो अंडर वैल्यूएशन है लोकल ट्रेडिशंस की और जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसे इरोड कर देता है। नहीं, ये बहुत ही एक बैकवर्ड टाइप चीज़ है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक ट्रेडिशनल कल्चर है एक जगह का, उसे एक बिल्कुल साइड पे करके उसको जो है वो आप इरोड करके एक न्यू कल्चर को जो है वो डोमिनेट कर दिया जाए, फॉरेन कल्चर को और उसे वैल्यू दी जाए, तो उसके नतीजे में वो जो कल्चर है वो जीनोसेंट्रिज्म कहलाता है। ठीक है जी। और ये काफ़ी क्या है, इंडिजिनस है। कल्चर हेरिटेज के लिए कल्चर आइडेंटिटी इश्यूज इससे अराइज हो सकते हैं। इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिकली और सोशली इसके जो पोस्ट कॉलोनियल या ग्लोबलाइज सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर इसके इफेक्ट आते हैं। जो ग्लोबल कल्चर डायनामिक्स हैं उनके एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है कि किस तरीके से कल्चर प्रेफरेंसेस वो शेप अप होंगे, या जो इम्पोर्टेंस है बैलेंसिंग अप्रिसिएशन की कल्चर प्रिजर्वेशन के अंदर, वो किस तरीके से अफेक्ट होगी। तो ये तमाम चीज़ें कि ये कुछ फेवर भी इसके होंगे, कुछ गुड्स होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, ये सब चीज़ें जो इसके इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट के अंदर आ जाएंगी। आफ्टर जीनोसेंट्रिज्म, कल्चरल लैग क्या है? एक्सप्लोरिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज। जो डिस्पैरिटी है टेक्नोलॉजिकल सोशल चेंज के अंदर, वो इसमें आएगी। द डिले इन सोसाइटल नॉर्म्स एंड द वैल्यूज एडजस्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन। जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके थोड़ा सा डिले, और जो न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैं उनके साथ एडजस्ट करना, एक ऐसा पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट जहाँ पे जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो स्ट्रगलिंग कर रहा होगा न्यू मटेरियल कंडीशंस को अप्लाई करने में। ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो सोशियोलॉजिस्ट ने, जो एक सोशियोलॉजिस्ट थे विलियम फील्डिंग ऑकबर्न, उन्होंने हाईलाइट किया। और क्या हाईलाइट किया कि एक सोसाइटी जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, काफ़ी स्लो जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती हैं उसके नतीजे में काफ़ी स्लो एक सोसाइटी जो है वो रिएक्ट करती है। किस तरीके से रिएक्ट करती है? ये जो इनोवेशंस हैं वो खुद एक आ जाएगी तो उस पे इन्होंने किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स देना है। ठीक है जी। जो एडवांसमेंट है उन्हें किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, या जो उनके लिए हिसाब से इजी है या इजीली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं उन्हें कैसे करना है, या जो है वो उनकी नॉर्मल लाइफ के अंदर किस तरीके से अप्लाई हो रही हैं, जैसे कि इमरजेंस है, डिजिटल सर्विलेंस हो गई, हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी रैपिडली जो है इन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, लीगल रेगुलेशन है, पब्लिक डिस्कोर्स है। इसके साथ साथ जो एंटी इंजीनियरिंग है चैलेंज किया उसने बहुत सारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल मॉरल प्रोग्राम थे। तो कल्चरल लैग जो है वो क्या है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के अंदर इम्पोर्टेंट है, सोशल प्लानिंग के अंदर इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है टेंशन्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो कि अराइज होते हैं जब कोई इनोवेशन आती है, कोई सोसाइटल नॉर्म जो है वो पीछे रह जाता है, कोई पुरानी ट्रेडिशन जो है वो पीछे रह जाती है और नई इनोवेशन सामने आ जाती है। तो ये सोशल नॉर्म्स को उनको प्रॉम्प्ट करता है, उन नीड्स को, और जो कल्चर है उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है और लीगल रिस्पॉन्सेज भी उसमें देता है। ठीक है जी। आफ्टर दैट वी हैव हाई कल्चर। ठीक है। एंड वर्सेस पॉपुलर कल्चर। अब हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर क्या है, ये कंट्रास्टिंग कल्चर फॉर्म्स हैं और उनकी सोशल इम्प्लीकेशंस हैं कि हाई कल्चर क्या है और पॉपुलर कल्चर क्या है। हाई कल्चर को अगर हम देखें तो हाई कल्चर जो है उसमें एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि ट्रेडिशनली एसोसिएट कर रहे होते हैं एलीट क्लास के साथ, जैसे ओपरा हो गया, क्लासिकल लिटरेचर हो गया, म्यूजिक, क्वालिटी आर्ट हो गया, ये चीज़ें। ठीक है। ये मोस्टली इन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है, सोशल स्टेटस के तौर पे एक मार्क कर दिया जाता है कि भाई इस स्टेटस के लोग ही इन चीज़ों को देख रहे हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि एक जो एलीट क्लास है या अपर क्लास है, अपर सोसाइटी है, उनके साथ ही वो फिक्स्ड होते हैं। जबकि जो पॉपुलर कल्चर है वो कौन सा है, जो कि मोर एक्सेसिबल है, ठीक है, वाइड स्प्रेड है, एक्चुअली एनकम्पेसिंग एंटरटेनमेंट एंड ट्रेड्स, जो कि एवरीडे लाइफ में हम टीवी सीरीज देख रहे हैं, पॉपुलर म्यूजिक देख रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, पॉप म्यूजिक है हमारे पास, डिफरेंट सोशल मीडिया कंटेंट है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं जो वैल्यूज है, इंटरेस्ट हैं, जो एक ब्रॉडर, जो ज़्यादा रेंज ऑफ पॉपुलेशन के
मोस्ट कॉमन जो इंटरेस्ट हैं जो कि मोस्ट रैपिडली इवॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इस डायकोटोमी को अगर हम देखें कल्चर एनालिसिस में, तो कल्चर डायनामिक्स जो है क्या बताते हैं कि ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं या किस तरीके से एक सोसाइटल जो कल्चर है, स्ट्रक्चर है, उसको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। जो आइडेंटिटी या फॉर्मेशन है, पावर्स रिलेशंस हैं, ये इसके साथ साथ कुछ कल्चर वैल्यू, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी इनकल्सिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन राइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्चर जो है वो दो क्लासेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, इधर अगर सोशो कल्चर इम्पैक्ट को यहाँ पे देखें तो हाई कल्चर जो है वो एज ए स्टेटस ओरिएंटेड है, और जो पॉपुलर कल्चर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है मेन स्ट्रीम सोसाइटल वैल्यूज को। इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि ये जो सोसाइटी है उसके अंदर इनकल्सिविटी को, कल्चर वैल्यूज को, उसकी ऑथेंटिसिटी को यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव मल्टीकल्चरलिज्म। अब मल्टीकल्चरलिज्म की जब बात की जाए तो मतलब इसके अंदर डेमोग्राफिक रियलिटी भी है और पॉलिसी ओरिएंटेशन भी है। ठीक है जी, जिसमें कंट्रीब्यूशन हो रही है डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स की एक सोसाइटी के अंदर। कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज किया जा रहा है इसके अंदर। ये इनकरेज क्या करता है यहाँ पे कि जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हमारे पास मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स प्रेजेंट है, वो जस्ट टॉलरेट नहीं किए जाएँ, बल्कि सेलिब्रेट किया जाए। बस ये नहीं कि ज़बरदस्ती बर्दाश्त किया जा रहा है, बल्कि उन्हें वाइडली एक्सेप्ट किया जाए, उन्हें सेलिब्रेट किया जाए। अगर प्रैक्टिस देखी जाए मल्टीकल्चरलिज्म की, तो इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू। जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें अप्लाई किया जाए। जो कल्चरल राइट्स हैं या रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक स्फेयर्स के अंदर, वो इसमें इंक्रीज किए जाए। अगर हम यहाँ पे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कल्चरल मल्टीकल्चरलिज्म वहाँ बहुत ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग हैं वहाँ पे, डिफरेंट हर तरह के डिफरेंट कंट्रीज से हैं, अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग दैट मल्टी कल्चरलिज्म, नॉट टॉलरेटिंग इट। ठीक है, और इसी तरीके जो सक्सेस है एक मल्टीकल्चरलिज्म की, वो भी कंटिन्यूस एफर्ट के ऊपर रहती है कि जो एक इंटर ग्रुप रिलेशंस हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाए, उसमें एक इक्विटेबल पार्टिसिपेशन की जाए, उसे इक्विलिब्रियम में रखा जाए। इसके साथ साथ जो फ्रेमवर्क है वो ऐसा बनाया जाए जो सोसाइटीज़ को हेल्प करे कि वो डाइवर्सिटी को नेविगेट करें, कंस्ट्रक्टिवली नेविगेट करें, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स में लें, प्रमोट करें सोशल कोहेशन को, एक दूसरे को जो उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको इन्हेंस करें। तो ये चीज़ें मल्टीकल्चरलिज्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। आफ्टर मल्टीकल्चरलिज्म वी हैव एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन में क्या है, कल्चरल एब्जॉर्प्शन है या चेंज है। एसिमिलेट कर रहा है, ये दूसरे कल्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है या चेंज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। एक सोशो कल्चर प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो है डिस्टिंक्ट कल्चर बैकग्राउंड्स को ग्रेजुअली अडॉप्ट कर लेता है, उनके कस्टम्स को, उनके एटीट्यूड्स को, उनके बिहेवियर्स को। टिपिकली जो डोमिनेट कल्चर है, जो डोमिनेट सोसाइटी होगी, वहाँ पे जो थोड़ी सी इंटीग्रेट या माइनॉरिटी ग्रुप होगा, वो डोमिनेट सोसाइटी को फॉलो करेगा और वो उसको अपने अंदर एसिमिलेट कर लेगा और मोस्ट कॉमनली उनको अडॉप्ट करेगा और उसी तरीके से जो अपनी लाइफ है वो स्पेंड करेगा, वही एक वहाँ का एक सोशल नॉर्म बन जाएगा। ऑफन जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, वो एक न्यू सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट को अडॉप्ट करती हैं। जिस कंट्री में जाते हैं वो एक जिसका उर्दू के हमारे पास होती है कि जैसा देश वैसा भेष, जिस जगह पर जाते हैं वहाँ के कल्चर को अपने पास, वो पूरा कल्चर उनके लिए चेंज नहीं होगा, बल्कि जो न्यू जो माइनॉरिटी वहाँ गई है वो उस कल्चर को अडॉप्ट करेगी, उसे अपने अंदर एसिमिलेट कर लेगी। ठीक है, अब ये जो एसिमिलेशन है इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये फैसिलिटेट करता है फॉर्मल इनफॉर्मल मैकेनिज्म को, जैसे स्कूलिंग हो गई, वर्क प्लेस हो गए, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ, इंटर मैरिजेस हो रही हैं, डिफरेंट टाइप की जो एक एक्सपोजर है एक कॉमन लाइफ का। तो इससे क्या होता है कि ये मैकेनिज्म है इसकी एसिमिलेशन का, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे क्या होता है कि कुछ रिस्की सिचुएशंस भी हो जाती हैं, जो कल्चरल इरेजर है, जो आइडेंटिटी लॉस है, जो पर्सनैलिटी है, वो उस पर्सन की या उस माइनॉरिटी ग्रुप की जो है वो थोड़ी पीछे रह जाती है। इससे क्या है कि हमें एसिमिलेशन को अगर अंडरस्टैंड करें तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है एक इनकल्सिव पॉलिसीज बनाने के लिए, जो कि कल्चर को प्रिजर्व भी करे और साथ साथ उस जो सोशल कोहेशन है उसको एनहेंस करे और पॉलिसीज को भी बैलेंस यूनिट के अंदर रखे। आफ्टर एसिमिलेशन वी हैव ए कल्चरेशन। ए कल्चरेशन क्या है,
कल्चरल एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब कल्चरल एक्सचेंज मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, कल्चरल एडेप्टेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म हो जाना, न्यू कल्चर को अडेप्ट कर लेना और उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स का ले आना। जो एकल्चरेशन है वो डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ कल्चर चेंज को। ठीक है जी, इसमें जो साइकोलॉजिकल एडेप्शन है, एडेप्टेशन है, जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप डिफरेंट कल्चर से आते हैं, आपस में एक दूसरे से कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि वो कल्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन एकल्चरेशन क्या है, ये टू वे एक्सचेंज है जहाँ पे दोनों कल्चर एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये डायनामिक जो है वो एविडेंट होता है मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट ट्रेड रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, जहाँ पे डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे के साथ, जब इस तरीके से लिंक में आती हैं कि वो एक अपनी ओरिजिनलिटी को या अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर के पॉइंट्स को अपने अंदर अपनाकर एक जो है वो एक कल्चरेशन की फॉर्म में आ जाती हैं। अब इससे नतीजे में क्या होता है, जो हाइब्रिड कल्चर्स हैं जिसमें एनरिच्ड आइडेंटिटीज हैं, डिफरेंट सोशल प्रैक्टिसेस हैं, इनोवेटिव सोशल प्रैक्टिसेस हो गई कि मुस्लिम्स हैं वो अपनी इबादत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर इंडियन मुस्लिम्स को देखा जाए तो डिफरेंट और भी कई चीज़ें जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट तरह की मुस्लिम जो यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो क्रिसमस वगैरह को भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एक वो इनोवेशन आ जाती है कि सोशल प्रैक्टिसेस वो हर तरह की जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और जो इससे क्या होता है, जो मेन ग्रुप्स हैं, मेन जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ओरिजिनल कल्चर के, उसको मेंटेन रखना होता है इसमें। ठीक है जी, कभी मेंटेन रख पाते हैं और कभी इसमें मेंटेन नहीं रख पाते। ठीक है, अब एक कल्चर को अगर देखा जाए तो एसेंशियल है कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एनालाइज करने के लिए, कल्चर इंटरेक्शंस के लिए। इसके साथ साथ जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में है ये हाईलाइट कर रहा होता है जो इंपॉर्टेंट कल्चर रेजिलियंस है, नेगोशिएशन है या जो क्रिएशन है सोशल स्पेसिस की, जो कि रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी को। ठीक है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं और ये कॉमन है ग्लोबल माइग्रेशन के अंदर, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एकल्चरेशन जो है वो कॉमन है। आफ्टर अच्छा एकल्चरेशन के बाद अगर हम इनके कंपैरिजन को देखें, यहाँ पे कंपैरिजन में इथोसेंट्रिज्म वर्सेस यूरोसेंट्रिज्म, एसिमिलेशन और एकल्चरेशन और कल्चर डायनामिक। ठीक है जी, जो की कंसेप्ट है कल्चरल सोशियोलॉजी के, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मेजर कल्चर कॉन्सेप्ट्स हैं, हाईलाइट कर रहे हैं हमारे पास इंटरेक्शंस को, डिफरेंसेस को। इथोसेंट्रिज्म वर्सेस जीनोसेंट्रिज्म, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जो अपोजिट एटीट्यूड्स हैं एक दूसरी कल्चर वैल्यूज के अगेंस्ट। ठीक है, एक क्या कहता है कि कल्चर जो है वो सुपीरियर है और दूसरा जो है वो क्या प्रेफर करता है, फॉरेन कल्चर को। ठीक है जी, इसके साथ एसिमिलेशन और देखा जाए तो उसमें होमोजेनाइजेशन को ये जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसकी तरफ लीड करता है एक डोमिनेंट नॉर्म के अंदर। जबकि जो एकल्चरेशन है वो क्या कहती है, वो प्रिजर्वेशन को बिलीव करती है कि कल्चर आइडेंटिटीज जो है वो ब्लेंड होनी चाहिए। अब ये दोनों फ्रेमवर्क जो हैं एनालाइज किया जाए तो ये कल्चर इनकी जो कल्चर इंटीग्रेशन है या आइडेंटिटीज़ हैं, पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है, डाइवर्स सोसाइटीज़ के अंदर अफेक्ट करती हैं। और ये डायनामिक जो हैं इन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एक इफेक्टिव एंगेजमेंट के लिए, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के लिए और पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए, सोशल इंटीग्रेशन के लिए, जिसके थ्रू कल्चर डायनामिक्स को जो है वो इजीली एनालाइज किया जा सकता है। इन कंक्लूजन अगर देखा जाए, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, डाइवर्सिटी को कैसे एम्ब्रेस किया जा सकता है, इनक्लूसिव सोसाइटीज़ को कैसे डेवलप किया जा सकता है। जो एक्सप्लोरेशन है की कल्चर कॉन्सेप्ट्स की, वो प्रोवाइड करती है एक्चुअल में क्रिटिकल फाउंडेशन, जो आज के एक कॉम्प्लेक्स सोशल लैंडस्केप को अगर देखा जाए तो उसको नेविगेट करने के लिए एक क्रिटिकल फाउंडेशन कल्चर की, उसके कल्चर कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो आइडियाज़ हैं हमारे पास, ये जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस की, तो सेंट्रिज्म हो गया, जीनोसेंट्रिज्म हो गया, एसिमिलेशन है, एकल्चरेशन है, ये एक्चुअली में डिकोड करते हैं हमारे डायनामिक्स को, जो हमारे कल्चरल इंटरेक्शंस हैं या अडेप्टेशंस हैं उनको डिकोड करते हैं। इससे क्या होता है, जो कल्चरल लिटरेसी है वो हम देखें तो एक एकेडमिक एसेट से ज़्यादा आप इसको काउंट कर सकते हैं कि ये वाइटल स्किल है जो आपस में एक एम्पैथी को, इंक्लूसिविटी को, डायलॉग को, उसको वो काफ़ी ज़्यादा फोस्टर अप करती है, उसको एनहेंस करती है। और पॉलिसी डेवलपमेंट में देखा जाए, अगर दूसरी तरफ एजुकेशन या कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो उसमें ये एक इन्फॉर्म्ड अप्रोच है कल्चर की, जो इन्हेंस करती है कोलैबोरेशन को, इसके साथ साथ सोशल कोहेजन को। जो
कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एम्ब्रेस किया जाए या प्रमोट की जाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है भी और रहेगी भी सोसाइटीज़ को बिल्डअप करने के लिए। और जो सोसाइटीज़ हैं उसके लिए ये बेटर रहेगा कि वो सिर्फ डाइवर्स नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, हम सोसाइटी को ये भी कह सकते हैं कि इनकल्सिव सोसाइटीज़ होती हैं, रेजिलियंट होती हैं और हारमोनियस होती हैं, और यही एक सोसाइटी के जो है वो मेन कैरेक्टर्स होती हैं अगर हम इन सिचुएशंस को प्रॉपरली अप्लाइड करें, प्रमोट करें इन एम्पैथी को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करें, एनहांस करें कॉपरेशन को, डाइवर्स सेटिंग्स को विद द हेल्प ऑफ दिस सिंथेटिक कंसेप्ट। तो इनकी एप्लीकेशन पॉलिसी मेकिंग के ज़रिए हमारे जो कल्चरल सोसाइटी है उसको बहुत अच्छे से ये इम्प्रूव कर देगी। ठीक है जी, कल्चर में हमारे अब ये दोनों कंप्लीट टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है कल्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कल्चर के मीनिंग थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कल्चर के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सिचुएशंस, जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, ठीक है, कल्चर के एलिमेंट्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स वगैरह वो हमने डिस्कस किए थे। सोशलाइजेशन को साथ में डिस्कस किया था। एंड इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस और एक्सोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, कल्चरल एको, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर, इन्हें हमने डिस्कस कर दिया। मल्टी कल्चरलिज्म को, एसिमिलेशन और रिकल्चरेशन को, जो कि हमारे कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर सोसाइटी। होपफुली सब पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी पेश आ रही है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, then you may ask in comment section. Thank you so